गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इक्वेशन। तो क्या होती है डिफरेंस इक्वेशन? ये हम एमईसी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड हम सीरीज फॉलो कर रहे थे, देन उसी के कंटिन्यूशन में है ये। तो डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंस इक्वेशन जो होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल की होती हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल किस चीज़ में डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए? टाइम में। डिस्क्रीट मतलब कोई डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 -1 0 एंड माइनस की फॉर्म में। जितने भी इंटीजर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वो सब डिस्क्रीट होते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो टाइम है डिफरेंस इक्वेशन में, टाइम डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए, मतलब हम उसको काउंट कर सके, काउंटेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, अगर हम अपनी इनकम काउंट कर रहे हैं, हमारी इनकम हर महीने कितनी आती है, तो हम यहाँ पे हर महीने रख रहे हैं। हर महीने टाइम काउंटेबल नहीं है ना, हम हर महीने कितने भी महीने काउंट कर सकते हैं, चाहे 2 महीने, चाहे 4 महीने, चाहे 6 महीने, पर यहाँ पे हमारा काउंटेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनकम हमारी 2 महीने की कितनी हो गई, तो 2 महीने की इनकम प्लस करके हम जो निकालेंगे उसको डिफरेंस इक्वेशन में काउंट करेंगे। एंड उसी के ऑपोजिट होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे जो टाइम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस में रहता है, मतलब हमें इसमें पता नहीं चलता, हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, तो वो कंटिन्यू में रहता है टाइम। तो यहाँ पे नॉन काउंटेबल होता है टाइम। जैसे कि एग्जांपल हमने वही लिया था, इनकम हमारी हर महीने कितनी आती है, तो हर महीने इनकम हो गई। अब इनकम आना बंद तो होगी नहीं, एंड कितने महीने काउंट करने हैं वो हमें टाइम पता नहीं है। यहाँ पे हमने टाइम ले लिया था कि 2 महीने की इनकम काउंट करनी है, यहाँ पे हमें टाइम ही नहीं पता, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, चलता ही रहेगा। तो यही होता है छोटा सा डिफरेंस। अब देखते हैं डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंस इक्वेशन होती हैं चेंजेस इन क्वांटिटी एट फिक्स टाइम इंटरवल। फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स का मतलब डिस्क्रीट हो गया या फिर हम जो काउंट कर सके। तो फिक्स टाइम इंटरवल में जो भी क्वांटिटी हमारी चेंज होगी, हम उसको काउंट करेंगे डिफरेंस इक्वेशन में। सच एज एग्जाम्पल ले लिया, इनकम और कंजप्शन चेंज हो रही है 1 साल के अंदर, तो 1 साल में कितनी इनकम और कितनी कंजप्शन चेंज हो रही है, ये हमें बताना है। एंड 1 साल हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब काउंटेबल हो गया। तो ये टाइम यहाँ पे जितना भी होता है डिफरेंस इक्वेशन में, टाइम डिस्क्रीट रहता है, काउंटेबल रहता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि टाइम यहाँ पे डिस्क्रीट होगा, कि हमें टाइम का एक फिक्स इंटरवल पता होगा। ये फिक्स टाइम इंटरवल हमें पता है कि 1 साल के अंदर हमें निकालना है हमारी इनकम और कंजप्शन कितनी हुई है या कितनी चेंज हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डे के अकॉर्डिंग। तो सेल्स एक डे में कितनी हुई है, हम यहाँ पे अ डे लिखा है, अगर यहाँ पे अ नहीं लिखा होता तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता, क्योंकि हमें इसमें टाइम ही नहीं पता था। अब यहाँ पे अ डे लिखा है, मतलब हमें पर डे की निकालनी है, तो पर डे की हम निकालेंगे सेल्स। तो हमें यहाँ पे डिस्क्रीट हो गया, ये भी काउंटेबल आ गया। तो हर एक दिन की भी अगर हम सेल्स निकाल रहे हैं, अगर हम हर एक घंटे का आउटपुट निकाल रहे हैं अपना, कि हम हर एक घंटे कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल में आ गया, मतलब कि वो डिफरेंस इक्वेशन में काउंट होगा। अब डिफरेंस इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी होता है रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन भी हम इसे बोलते हैं डिफरेंस इक्वेशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये, वाई टी एक वैल्यू हो गई, हमने वैल्यू ले ली किसी भी चीज़ को निकालने की, वाई टी। तो वाई टी हमारी वैल्यू हो गई, और वो वैल्यू किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी कॉमा में वाई टी -1। तो ये फंक्शन है टी, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम, एंड वाई टी -1 की वो जो वैल्यू है वो टी -1, मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम है उससे 1 साल पहले। तो 1 साल पहले का मतलब हो गया प्रीवियस टाइम। तो ये जो वाई टी है, मतलब वैल्यू 1 साल पहले की, हम प्रेजेंट टाइम से रिलेट करते हैं यहाँ पे। ये जो डिफरेंस इक्वेशन होती है, इसमें जो वैल्यू होती है, जो हमने वाई टी ली है, वो किसका फंक्शन होती है, प्रेजेंट टाइम और प्रीवियस टाइम का। तो यहाँ पे हम वाई टी को, अपनी वैल्यू को प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहे हैं अपनी प्रीवियस टाइम की वैल्यू को। यहाँ पे जो टी डिनोट किया है वो टाइम को डिनोट किया है, एंड टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने भी ईयर्स, कितने भी मंथ्स, कितने भी डेज हम ले सकते हैं, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा टाइम का। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर
लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन कैसे हम नोट डाउन करते हैं या कैसे उसका फंक्शन लिखा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया लीनियर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर टर्म होती है जिसमें जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में है। हमें 1 साल लेने हैं, 2 साल लेने हैं, 3 साल लेने हैं, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, पर सारे वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट वेरिएबल आते हैं टाइम के, उसमें जो डिफरेंस इक्वेशन है हम उसको लीनियर मानते हैं। तो हम अपनी ये यूनिट में लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को ही सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे y1 y2 y3 हम 1 साल की वैल्यू निकाल रहे हैं y1 के केस में, 2 साल की वैल्यू निकाल रहे हैं y2 के केस में, एंड 3 साल की वैल्यू निकाल रहे हैं y3 के केस में। ये जो y था, t की वैल्यू हमने लिख दी, t का मतलब होता है साल, तो 1 2 3 हमने साल निकाल लिए, एंड ये इनकी वैल्यू है। अब नॉन लीनियर क्या होता है? नॉन लीनियर जो हमें इस यूनिट में नहीं पढ़ना है, फिर भी हम कंसेप्ट के लिए समझेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है। तो नॉन लीनियर क्या होता है? जब टाइम जो होता है वो फंक्शन होता है किसी और चीज़ का। सम फंक्शन ऑफ समथिंग मतलब किसी और चीज़ का फंक्शन है, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि अल्फा हो गया, लैम्डा हो गया, लॉग हो गया, बीटा हो गया। तो यहाँ पे जो y है वो फंक्शन हो गया अल्फा का। यहाँ पे जो y1 लिखा था मतलब हम 1 साल की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे y अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा टाइम हमें पता नहीं है कौन सा टाइम ले रहे हैं ये, तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में कोई भी जो टाइम होता है वो कांस्टेंट की फॉर्म में नहीं दिया होता, पर लीनियर में जो टाइम होता है वो कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। तो हम इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट लेके चलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसकी इक्वेशन कैसे बनती है वो देखते हैं। तो वाई टी मतलब जो हमारी वैल्यू है एक पर्टिकुलर टाइम पे इज इक्वल्स टू ए वाई टी माइनस में 1। जो हमारी वैल्यू है 1 साल पहले की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। अब ए क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में भी। प्लस बी टी ये क्यों लिया है? जैसे कि ये वाली प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस वैल्यू से, और उसको कुछ अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमारी अब प्रेजेंट वाली वैल्यू आएगी। जैसे कि हम इंटरेस्ट का केस लेते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लगा रहे हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे कुछ मल्टीप्लाई होके ही हम प्रेजेंट वाली वैल्यू को काउंट करेंगे, एंड उससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट प्लस भी होगा। तो प्लस वाला अमाउंट अदर फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रेजेंट वाली वैल्यू को, मतलब प्रेजेंट वाले टाइम में जो वैल्यू है उसको इन्फ्लुएंस करने के अदर फैक्टर हम बी टी को लेके चलते हैं, एंड बी टी को हम बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ये फिक्स्ड रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो इसको हम बी के केस में भी सॉल्व कर लेते हैं। बी टी लिखने के अलावा इसको बी भी लिख देते हैं कभी कभार। आगे हम देखने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके, इसके डेरिवेटिव देखेंगे, हम इसके थ्योरम्स देखेंगे, तो थ्योरम्स में इसके सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे जो टी है वो टाइम को दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट टाइम क्या होता है? लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में चलता है। वाई जो है वो वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट का जिसका हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ए एंड बी हैं, कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, और जो ये बी टी है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है जो कि फिक्स रहने वाला है हर एक केस में। अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन समझ ली क्या होती है। अब यहाँ पे हमें y नॉट गिवन है, आप एज्यूम कर लीजिए कि हमें y नॉट गिवन है, एंड t जो हमारा था वो कांस्टेंट है 1 2 3 की केस में। तो यहाँ पे हम इसका अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, इससे जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो y1 अगर हमारा y नॉट गिवन है तो हम y1 निकाल सकते हैं। y1 मतलब हमने t इज इक्वल्स टू में 1 रखा है, तो t इज इक्वल्स टू में 1 रखा है, तो हम इक्वेशन में लिखते हैं। अब a मल्टीप्लाई में y t माइनस 1 था, तो t माइनस 1 की जगह 1 माइनस 1 हो गया, तो y नॉट हो गया। अब ये y नॉट जो था वो क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, इसलिए हम लिख सकते हैं प्लस b1। अब t की जगह हमने 1 रख दिया क्योंकि पहले साल का हम काउंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं y2 निकाल के, अब सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू होने वाली है उस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम सेकेंड वाले हम टाइम को 2 साल लेके चलेंगे, तो t की जगह अब 2 आ जाएगा। तो y2 सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू है? अब a मल्टीप्लाई में y1
y1 जो हमने ऊपर निकाला था, y1 क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि y की जो सबस्क्रिप्ट थी वो t-1 थी, मतलब यहाँ से 2-1 हो गया, 2-1 होता है 1, तो y1 आ गया प्लस में b2 हमारी प्रेजेंट वैल्यू को ही डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे y2 हमारी प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है सेकेंड ईयर की। अब यहाँ पे जो y1 का हमने सॉल्यूशन निकाला था वो हम इसको खोल देंगे y1 को, एंड a को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये सॉल्यूशन निकला है हमारे सेकेंड ईयर के प्रोडक्ट का वैल्यू का। एंड देन हम निकालते हैं y3, तो y3 का हमारे सॉल्यूशन निकला है ay2 प्लस में b3। अब यहाँ पे जो y2 रहेगा वो हमने पीछे सॉल्व कर लिया था, उसकी वैल्यू हम पुट डाउन कर देंगे एंड a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन y1 y2 y3 ये 3 वैल्यू हमें निकल के आ गई हैं, एंड हम 3 साल का पैटर्न नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो y1 टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है, टाइम एक एक वेरिएबल से इंक्रीज हो रहा है 1, 2 एंड 3, तो हम इसकी जगह y लिख सकते हैं। अब a कैसे इंक्रीज हो रहा है, a1 था पहले, a2 हो गया फिर, एंड देन a3 हो गया। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे a की पावर भी इंक्रीज हो रही है, तो हमने इसको at रख दिया। अब y0 सब केसेस में y0 आ रहा था, देन इसकी जगह y0 ही रहने देंगे। हम एक पैटर्न बना रहे हैं, हम जैसे मैथ्स में सॉल्यूशंस करते थे 7th 8th क्लास में पैटर्न बना के, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे आगे देखिए तो b1 b2 एंड b3 जिसकी हर जगह हमने k रख दिया है। k क्यों रखा है, k वेरिएबल के लिए लिया है, वो हम देखते हैं किसके लिए लिया है। अब यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है ये वाली, एंड यहाँ पे फिर से एक टर्म मिसिंग है। अब यहाँ पे एक एक टर्म बढ़ती जा रही है हर इक्वेशन में, तो पहले वो इक्वेशन में वो वेरिएबल नहीं था। अब यहाँ पे a स्क्वायर था, तो यहाँ पे a b1 आ गया। अब यहाँ पे a क्यूब था, फिर a स्क्वायर b1, फिर a b2। तो अब यहाँ पे इक्वेशन में पैटर्न बन रहा है, पहले a1 था तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब a स्क्वायर का फिर a1 आया, फिर वहाँ पे वो फिनिश हुआ, फिर a क्यूब का a स्क्वायर आ गया, फिर 1 आया, फिर वहाँ पे वो फिनिश हुआ। तो हमने इसको सम करके लिख लिया है। तो समेशन a की पावर में t माइनस में k, एंड k जो है वो हमने एक वेरिएबल लिया है जो हमने bk में भी रखा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ समझना था कि ये इक्वेशन कैसे आती है, इस वाली इक्वेशन से जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन बनी हुई थी, एंड उसका डिफरेंस इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या आता है वो ये आया है। बस आपको ये 2 टर्म याद करनी है। अब इसको भी और सॉल्व करके देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन जो थी वो ये थी, yt इज इक्वल्स टू में a मल्टीप्लाई में yt माइनस में 1 प्लस bt। यहाँ पे जो b था वो कांस्टेंट कोफिशिएंट था, एंड यहाँ पे yt प्रेजेंट टाइम की वैल्यू थी, एंड yt माइनस 1 के प्रीवियस टाइम की वैल्यू थी। एंड यहाँ पे तो हमारा जो b था वो कांस्टेंट कोफिशिएंट था, तो हम bt की जगह अब b से सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में b रख दिया अपने आंसर में। अब जो हमारा सॉल्यूशन आया था, जो हमने अभी सॉल्यूशन निकाला है सॉल्व करके y1 y2 y3 रख के, तो उसका जो सॉल्यूशन से पैटर्न हम निकाल रहे थे वो आया था yt इज इक्वल्स टू में a की पावर t मल्टीप्लाई में y0 प्लस समेशन ऑफ a की पावर t माइनस में k b सबस्क्रिप्ट k। अब यहाँ पे जो b था वो फिर से कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो हम इसको b से ही सॉल्व करेंगे। इसका सबस्क्रिप्ट हम हटा देंगे। सबस्क्रिप्ट क्यों हटाया है, क्योंकि ये हर इक्वेशन में जितनी भी हम इक्वेशन निकालें ये कांस्टेंट ऐसा अकेला है जो हर इक्वेशन में सेम आएगा, इसलिए हमने इसको b रख दिया है, क्योंकि ये तो सेम ही आने वाला है हर इक्वेशन में। अगर हम y की वैल्यू अगर हम t की वैल्यू 1 रखें, t की वैल्यू 2 रखें, t की वैल्यू 3 रखें, t की वैल्यू 100 रखें, सभी में ये कांस्टेंट आने वाला है। देन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करेंगे ये वाले इक्वेशन से जो हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो ये इक्वेशन हमने नोट डाउन कर दी, yt इज इक्वल्स टू में a की पावर में t y0 प्लस समेशन ऑफ a t माइनस में k b। अब ये हमने नोट डाउन कर दिया, एंड इसकी जगह b जो था वो बाहर ले आए, एंड समेशन ऑफ a की पावर t माइनस में k हमने इसको खोल दिया। इस समेशन को हम खोल देंगे तो a t माइनस 1 प्लस a t माइनस 2 ऐसे ही सो ऑन a प्लस 1 आ जाएगा। तो ये अगर आप याद करो तो ये जीपी सीरीज़ है जो हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। जीपी सीरीज़ बन गई है मैथ्स की, एंड इसका जो सॉल्यूशन निकलता है या इसका जो सम निकलता है, सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है,
हमारी A1 जो हमने पहली टर्म ली है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में 1 माइनस आर एन, यहाँ पे डिफरेंस होता है और n नंबर्स के लिए लिखा है, तो आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, तो A यहाँ पे फर्स्ट टर्म और R यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अब ये तो हो गया इसका समेशन जो हम आगे लगाने वाले हैं, पर इसका सॉल्यूशन हम दो जगह पे निकालेंगे। एक तो ये होती है a इज इक्वल्स टू 1 पे, एंड एक हम देखेंगे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 पे। अगर हम a को रख देते हैं 1 तो क्या सॉल्यूशन आता है, एंड अगर a 1 के इक्वल नहीं होता, कोई और कांस्टेंट होता है, तब क्या आंसर आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 से। तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 पे हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे उस इक्वेशन का। तो हमने वो इक्वेशन नोट डाउन कर दी है, जहाँ पे हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये जीपी सीरीज़ बन रही थी। तो जीपी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म जो थी हमारी वो 1 है, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो a का आ रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस a की पावर में t अपॉन 1 माइनस a हमने ये रख लिया। देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे या b को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है a t y नॉट प्लस b अपॉन में 1 माइनस a, b a की पावर t अपॉन में 1 माइनस a। देन यहाँ से अगर हम ये ए टी और ए टी वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं ए टी, तो अंदर बच गया वाई नॉट माइनस में बी अपॉन में 1 माइनस ए, एंड यही हमारा सॉल्यूशन हो गया जब हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। ए नॉट इक्वल टू 1 है तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं अगर ए 1 के इक्वल है तब क्या सॉल्यूशन आएगा। तो ए 1 के इक्वल में हम ये लिख देंगे, फिर हम जीपी सीरीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हम ए की जगह 1 रख देंगे। तो ए की जगह 1 रखने से इस जीपी सीरीज़ का आंसर आ गया यहाँ पे टी। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जीपी सीरीज़ की तरह, फर्स्ट वाली इक्वेशन को रख के, तो इसका आंसर आ गया टी। एंड ए की जगह यहाँ पे 1 रखा था, तो ए यहाँ से 1 मल्टीप्लाई हो गया वाई नॉट से, तो आ गया वाई नॉट। तो इसका सॉल्यूशन निकला है वाई टी इज इक्वल्स टू में वाई नॉट प्लस बी टी। तो ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन आ गए, हमें सिर्फ सॉल्यूशन ही देखना है। आप नेक्स्ट वीडियो से और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।